आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए किरण आरेख। मतलब हम वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखेंगे और देखेंगे कि उनका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो उत्तल दर्पण की स्थिति में हमारे पास केवल दो ही हैं किरण आरेख, एक एक करके हम बनाते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ पर रख देते हैं? अनंत पर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाना है? हमारा उत्तल दर्पण। ये हमारा उत्तल दर्पण है जो उभरा हुआ दिखाई देता है। इसमें पॉलिश अंदर की तरफ होती है। इसको हमने नाम दे दिया Mn का। इसका ध्रुव है P। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन को हमने आगे पीछे बढ़ा दिया। ये है हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों का हमने क्या करवा दिया? आपतन करवा दिया। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे प्रकाश की किरणें हमेशा समानांतर आती हैं। ये हमारी वस्तु है जो बहुत अधिक दूरी पर है। P और C से दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है और वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस दूरी। तो P और C का मध्य बिंदु है F, फोकस बिंदु, और P से F तक की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो, अगर हमारे पास अवतल दर्पण होता तो वो F में से गुजरती, लेकिन यहाँ पर F में से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो आप क्या करोगे? इस बिंदु को F से डॉटेड करके मिला दोगे और स्केल से बाहर की तरफ बढ़ा दोगे। इसी प्रकार से इसको F तक डॉटेड मिला दोगे और इसी को स्केल से बाहर तक बढ़ा दोगे। तो क्या पता चला इससे हमें कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वो उत्तल दर्पण की स्थिति में F में से निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे लग रहा है ना, F बिंदु से ये सारी किरणें जो हैं वो फैल रही हैं। तो इसका मतलब F यहाँ पे क्या है? फोकस है। वास्तव में किरणें अंदर नहीं पहुँची थी, इसीलिए इसको हमने डॉट डॉट करके दिखाया। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना? F बिंदु पर। और प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या बनी? F पर। और ये कैसा है? आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं? सीधे। और ये कैसा है? बिंदु आकार का। तो सब बातें हमें इस एक चित्र से पता चल गई। आभासी इसलिए कहा क्योंकि यहाँ डॉट डॉट करके मिलाया। प्रकाश की किरणें वास्तव में यहाँ तक पहुँची नहीं थी, वो तो यहीं से वापस मुड़ गई थी। इसकी दूसरी स्थिति, फिर से हमने अवतल दर्पण बनाया, पीछे की तरफ पॉलिश दिखा दी, इसका मुख्य अक्ष दिखा दिया, इसका वक्रता केंद्र, इसका फोकस बिंदु, ध्रुव, दर्पण का नाम। अब हम क्या करते हैं? अब हम अपनी वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख देते हैं। ये हमारा ध्रुव है और इस साइड जाओ तो बहुत ज़्यादा दूरी अनंत है। तो कहीं पे भी वस्तु को हमने रख दिया। मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो F से बिखरती हुई प्रतीत होगी। वास्तव में तो यहाँ टकराने के बाद बाहर चली गई, लेकिन पीछे बढ़ाने पर ऐसे लगेगा कि वो F में से आ रही है, आभास होगा। दूसरी प्रकाश की किरण इस तरह से ले ली कि पॉइंट A और C तक आपने स्केल मिला लिया। जहाँ तक दर्पण है वहाँ तक तो सही लाइन बनाई और C तक उस लाइन को डॉटेड कर दिया। मतलब कोई प्रकाश की किरण ऐसे चली थी कि अगर वो चलती रहती तो C में से होके गुजरती, लेकिन उससे पहले तो दर्पण आ गया, C तक तो हमारी प्रकाश की किरण पहुँची ही नहीं। तो डॉटेड करके आगे बढ़ा दी तो वो यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती। अगर दोनों किरणें अंदर तक पहुँचती तो यहाँ A का आभासी प्रतिबिंब बना, A डैश। A डैश से लंब खींचा तो हमें पूरा प्रतिबिंब मिल गया A डैश B डैश। अब आप देख सकते हो कि A डैश B डैश जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बना, उसकी स्थिति क्या है? P और F के बीच, P तथा F के बीच में बना। और कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना।
और ये प्रतिबिंब कैसा है? सीधा। और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी। तो तीनों चीज़ें हमें पता चल गई कि प्रतिबिंब सीधा है, आभासी है, साथ ही साथ छोटा भी है, दर्पण के पीछे बना, पी और एफ बिंदु के बीच में बना। तो आपने देखा कि उत्तल दर्पण की दो स्थितियां हैं, चाहे मैंने पहली स्थिति ली या दूसरी स्थिति ली, दोनों में ही प्रतिबिंब छोटे आकार का बना है, आभासी बना है और सीधा बना है। तो इस कारण उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। वाहनों के पश्य दृश्य के रूप में किया जाता है। मतलब पीछे की चीज़ देखने के लिए वाहनों की साइड में जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की खासियत यही छुपी हुई है कि वो हमेशा वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ड्राइवर पीछे के वाहनों को आसानी से देख सकता है, वो एक्सीडेंट से बच सकता है और ये एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है। पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से स्थान पर दिखा सकता है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो बहुत सारी वस्तुओं का प्रतिबिंब एक साथ हम दर्पण में देख सकते हैं। बच्चों, आज हम कुछ दर्पणों से संबंधित सूत्र करेंगे जिसकी सहायता से आप सवाल निकाल सकते हो। जैसे पहला सूत्र है, दर्पण की फोकस दूरी निकालने के लिए है। एफ का मान कैसे निकाल सकते हैं? वक्रता त्रिज्या आर को 2 से भाग करके। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू आर बटे 2। अगर वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है तो मैं उसको 2 से भाग करके क्या निकाल सकती हूँ? फोकस दूरी। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v जमा 1/u। ये एक सूत्र है जिसमें f क्या है? दर्पण की फोकस दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी, u क्या है? वस्तु दूरी। तीसरा सूत्र है दर्पण का आवर्धन। आवर्धन का चिन्ह है m। ये किसका अनुपात है? प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। प्रतिबिंब के आकार को हम h डैश लिखते हैं, वस्तु के आकार को h लिखते हैं। तो दोनों के अनुपात का एक और सूत्र भी है, माइनस का v/u। v वही है प्रतिबिंब दूरी और u क्या है? वस्तु दूरी। चलो एक एक सवाल हम इन सब का करके देखते हैं। जैसे पहले सूत्र से संबंधित कोई सवाल है, उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर हो। अब देखो निकालना क्या है? फोकस दूरी। इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो। दे क्या रखी है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या का चिन्ह क्या होता है? आर। आर का मान कितना दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो अब आप जानते हो कि एफ का सूत्र क्या है? r/2। तो एफ का मान क्या होगा? 24 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। है ना कितना आसान सवाल? बस आपको सूत्र पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कब कौन सा सूत्र लगाना है, तो ये बोर्ड बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं जिसमें हम इन दोनों सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास कोई सवाल है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति तथा स्थिति बताएं। हमें प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ बताना है।
फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी को हमेशा हम ऋणात्मक लेते हैं क्योंकि वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है और बाईं ओर वाली दूरियां हमेशा कैसी होती हैं? ऋणात्मक। अब आप v ज्ञात करना चाहते हो तो देखो कोई ऐसा सूत्र जिसमें f भी आता हो, u भी आता हो और v भी, तो वो सूत्र कौन सा है? दर्पण सूत्र। तो इसका मतलब हम ये सवाल कैसे निकाल सकते हैं? दर्पण सूत्र का उपयोग करके निकाल सकते हैं। अब ये देखो, ये 3 मान हमें पता थे, हमने दर्पण सूत्र लगा दिया। दर्पण सूत्र में मान रख दो। f का मान 15, v का मान नहीं पता, u का मान -10, v को यहीं रहने दो, 10 को दूसरी साइड ले जाओ, इधर घटा का था तो दूसरी साइड जाके क्या हो गया? जमा का। अब आप इसको हल कर लो एलसीएम लेके। तो ये क्या आ गया? 5/30 बराबर 1/v। उल्टा कर दो तो 30/5 क्या आ गया? v/1। 5 से ये 30 काट दो तो v का मान क्या आ गया? 6 सेंटीमीटर। अब इस सवाल में हम आवर्धन का सूत्र भी लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि आवर्धन m किसके इक्वल होता है? -v/में u। अब आपको पता है कि m का मान v का मान 6 आया, u का मान -10, माइनस माइनस प्लस हो गए तो उत्तर कितना आ गया? 0.6। इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर, तो m का मान कितना आ गया? जमा के 0.6। इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई? m का मान कैसा है? धनात्मक है। जब m का मान धनात्मक होता है तो उससे क्या क्या बातें पता चलती हैं? कि हमारा प्रतिबिंब जो बना है वो आभासी है और सीधा है, तो ये बात पता चलती है। दूसरा 0.6 1 से कम है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। अगर ये 1 आ जाता तो बराबर कहते, बड़ा आ जाता 1 से तो हम कहते प्रतिबिंब बड़ा बना है, लेकिन ये तो संख्या 1 से छोटी आ गई, तो इसका मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है और ये धनात्मक आ गया। तो दर्पण की स्थिति में धनात्मक दूरियां कब आती हैं? जब हम दर्पण की पीछे की साइड जाएं। तो इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है? प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के पीछे बना है, तो ये इसका उत्तर है।